जय जिनेन्द्र। पहले सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आपके सामने ये मैंने मीरू का चित्र रखा हुआ है, ढाई द्वीप का चित्र रखा हुआ है। दिख रहा है सबको प्रेजेंटेशन? हाँ। देखो यहाँ मेरू के आसपास बराबर ये पहले राउंड में लवण समुद्र है, दिख रहा है ना? कर्सर भी घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ, तो बराबर ये लवण समुद्र यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन है। कितना? 2 लाख योजन। और ये 2 लाख योजन में बराबर मध्य के 10,000, मतलब आपको कैसे इसको गिनोगे? 95,000 इस तरफ और 95,000 इस तरफ छोड़ देना है, तो ये बराबर मध्य लाइन आएगी। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। इसके अंदर आप यहाँ से 90,000 छोड़ो, यहाँ से 90,000 छोड़ो, तो बराबर बीच में 10,000 आएगा। बराबर यहाँ से यहाँ तक का 2 लाख योजन कैसा है, अब उसका आकार देखेंगे। आओ देखो, ये आकार बिल्कुल ऐसा है। देखो यहाँ से 90,000 नीचे उतर रहे हो आप, 90,000 नीचे उतरे हो, बराबर मध्य में 10 योजन और 10,000 और वापस 90,000 ऊपर चढ़ोगे। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में आया? योजन का लवण है ना, बराबर ये ब्लू कलर देखो आप, ये लाइन से ये लाइन तक 2 लाख। आपको यहाँ से ये लाइन दिख रही है? यहाँ है घातकी खंड, यहाँ है जम्बूद्वीप, वो ग्रे लाइन है। लेकिन ये जो मध्य की जो ये लाइन है ना ब्लू कलर की, वो है 2 लाख की लाइन। उसमें से आप 90,000 यहाँ नीचे उतर रहे हो और 90,000 यहाँ से नीचे उतर रहे हो और बराबर मध्य के 10,000 योजन। इतना क्लियर हो गया? बस आप ये 90 नीचे उतरे, यहाँ 10,000 चौड़ा है, यहाँ आप 90 ऊपर चढ़े हो। अब यहाँ चढ़े हो, वहां पे घातकी खंड है, जहां से नीचे उतरे वहां जम्बूद्वीप है। आप जम्बूद्वीप से बाहर निकलोगे, यहाँ से 90,000 योजन तक ऐसे तिरछे जाओगे, तिरछे जैसे दादर हो, दादर की श्रेणी हो, ऐसे उतरोगे, ढाल उतरोगे 90,000, फिर वापस 10,000 सीधा और वापस 90,000 योजन चढ़ोगे और तब यहाँ घातकी खंड आएगा। क्लियर हो गया? अभी सबको हो गया? ये समझना बहुत जरूरी है। पिक्चर समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आओ अभी ये इसको देखो, ये जो पानी का एरिया है ना, आपको अभी पिक्चर उसको याद करो। ऐसे ही 90 नीचे उतरना है, फिर 10,000 सीधा, वापस 90 चढ़ोगे। ये पानी कैसा होगा? गहरा, कितना गहरा होगा? 90,000 गहरा होगा ना? हाँ, गहरा कितना होगा? जितना नीचे उतरोगे उतना गहरा। 90,000 गहरा आप नीचे उतर रहे हो, फिर 10,000 सीधा, वापस आप 10,000 ऊपर चढ़ रहे हो। हाँ, वापस 10,000 आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो आप वापस घातकी खंड में निकलोगे। देखो यहाँ आपको दिख रहा है, देखो ये लवण है,
अब यहाँ से आप नीचे उतरोगे 90,000 तक, फिर 10,000 सीधा मध्य में, वापस 10,000 चढ़ोगे तो देखो यहाँ जो दूसरा ग्रीन है ना, ये आपका घात की खंड आ गया। ऐसा सोचो आप, समझ में आया? बस ये जम्बू द्वीप की जगती है, ये जम्बू द्वीप की जगती है। को ये जो दिख रहा है ऐसा समझ लो ये जम्बू द्वीप की जगती है ही, यहाँ घातकी खंड की ग्रीन जगती है, ऐसा आप अभी समझ लो। ये दोनों द्वीप है, ये जम्बू है, ये घातकी खंड। तो अब आपको ये समझना है कि जब आप यहाँ से निकलोगे, पानी यहाँ से ढाल शुरू हो जाएगा, ढलान 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 ढलते ढलते बराबर मध्य में ये 10,000 योजन, 90,000 आप नीचे उतरोगे, फिर 10,000 सीधा होगा और 90,000 आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको यहाँ घातकी खंड की जगती मिलेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ से ऐसे ढाल है और बराबर मध्य में जम्बू की जगती और लवण की जगती दोनों एक लाइन में आ गई। आओ अभी आपको ये पिक्चर में दिखाती हूँ मैं, आओ। आओ देखो, अब ये यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही बताया, अगर आपके ध्यान में आया तो। देखो ये घातकी खंड सीधा है, जम्बू द्वीप सीधा है और बाकी सारा जम्बू द्वीप के नीचे का ढलान नीचे, घातकी खंड के नीचे का ढलान नीचे और ये लवण का ढलान। समझ में आई है मेरी बात? क्लियर हुई? आओ चल, अब आपको यहाँ देखना है जो 1,00,000 योजन दोनों तरफ लवण का जो ढलान है ना, वहां पे नीचे ये ऐसा वाला 1,00,000 योजन का बराबर मध्य भाग में बड़ा सा कलश है। 4 कलश है, ऐसे 4 कलश, चारों दिशा में 4 कलश, और ये कलश 1,00,000 योजन बड़ा है। नीचे से लेके ऊपर तक ये कलश 1,00,000 योजन बड़ा है। और वो पानी के अंदर, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, पानी के अंदर पूरा का पूरा पानी के अंदर घुसा हुआ है। आप आओ यहाँ देखो, अभी ये कहाँ होगा, तो ये इमेजिन करो, ये जो जगह है नीचे से लेके ऊपर तक 1,00,000 योजन तक, वो यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक वो पानी में गड़ा हुआ है। पानी में, जमीन के अंदर नहीं है, पानी में है। भगवती सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। ये सारे आंकड़े आप भूल जाना, आंकड़े पे मत जाना कोई भी, क्योंकि आंकड़े थोड़े से आगे पीछे है। पर आपको यहाँ ये जानना है कि ये जो 1,00,000 का जो 90,000 का जो ढलान है, यहाँ पे बराबर वो 1,00,000 योजन वाला कलश यहाँ है। और ये पानी उछल रहा है 17,000 तक की ऊंचाई, इसलिए वो कलश हमको कहीं से भी दिख नहीं रहा है। बाहर से हम देख नहीं सकते, 10,000 योजन बाहर कलश निकला हुआ है, फिर भी आप देख नहीं सकते हो। હા એ હું પછી કહું, પણ પહેલા શું છે એ જાણી લો। કળશમાં શું છે આપણે પછી જોઈએ। कलश में अंदर ऐसा कुछ है जिसके कारण पानी उछल रहा है, लेकिन पहले कलश है उसको जान लो। ये बात समझ में आ गई आपको पहले कि ये 1,00,000 योजन जमीन के नीचे, जो ऊपर की जो, मान लो कि यहाँ जम्बू द्वीप है या घातकी खंड की हमारी ऊपर जहां हम पैर रख के खड़े ना, वो जमीन है। तो वो जमीन से नीचे 1,00,000 योजन तक गहराई में, मतलब आप 1,00,000 योजन का कोई बिल्डिंग हो ना, ऐसा आपको सोचना है। ऐसे 1,00,000 योजन तक नीचे उतरोगे, वापस 1,00,000, 90,000 उतरोगे, 90 चढ़ोगे, तो ये ऐसे ही 2,00,000 का एरिया हो गया। समझ में आई ये बात मेरी? यहाँ 95, यहाँ 95 और बीच के 10, टोटल 2,00,000 हो गए ना। तो 2,00,000 योजन तक लवण नीचे उतरेगा, आधे में ऊपर चढ़ेगा, और बाकी के मध्य में जो 1,00,000 जो ये उंडा है, वहां पे ऐसे बड़े बड़े 4 कलश, आओ, ऐसे बड़े बड़े 4 कलश है जो इसके बराबर के मध्य भाग में है।
ऐसे बड़े बड़े 4 कलश जो 1 लाख योजन ऊंचे। ये जम्बू, ये लवण की स्थिति हो गई। अभी मैं जम्बू की स्थिति आपको बताती हूँ। आओ, इसके लिए मैं आप सबके सामने आ रही हूँ। जम्बू के लिए ऐसा कहा गया है, जम्बू द्वीप के लिए ये बिल्कुल ऐसे कमल की कर्णिका, देखो आपको दिख रही है मेरे हाथ में, ये कमल है। कमल अभी तो बिल्कुल मुरझा चुका है। ऐसे कमल होता है जैसे पानी के अंदर, ऐसे कमल है, उसके अंदर की कर्णिका को आपको देखना है। आओ, इसकी कर्णिका को मैं आपको बता रही हूँ। इसकी कर्णिका दिख रही है आपको, कितनी बड़ी ऊंची है, दिख रही है? पता भी नहीं चलता, अगर भगवान ने बताया नहीं होता तो हम देखने भी नहीं जाते। बराबर बराबर, ये कमल की कर्णिका है, ऐसा ही जम्बू द्वीप है। कमल के कर्णिका, अब आपको ये पता है बराबर। ये देखो ऊपर भी देखो, कितने शिखर ऊपर चढ़े हुए दिख रहे हैं। देखो, आओ दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है ये? हाँ, आपको इसमें बड़े बड़े शिखर, जैसे कितने शिखर, और आपको ये भी पता है कि हमारे जम्बू द्वीप में कितने सारे पर्वत है ना? और ऐसे शेप में कि बिल्कुल इंच टू इंच नीचे से छोटी हो रही है। मात्राएं ये कम हो रही है कि नहीं हो रही है? ये आपको जम्बू द्वीप के नीचे का 10,000 योजन उद्वेद जानना है। इसको आप कैसे जानोगे? ये क्या है? ऊपर का एरिया है जम्बू द्वीप है, और जो नीचे का जो पूरा एरिया है वो है 10,000 योजन का उद्वेद, उंडा, जो मेरू अंदर से उंडा है। अब आओ जरा एकदम ध्यान से आओ, देखो ये नीचे का जो भाग है ना, बिल्कुल जो अंदर गड़ा हुआ है, यहां से नीचे रुचक प्रदेश आएगा, अष्ट रुचक प्रदेश, जो बराबर कमल के मध्य में आएगा कि नहीं आएगा? ये पोर्शन बराबर कमल के मध्य में है या नहीं, ये बताओ। और यही बराबर जो राजलोक, एक राजलोक तिर्यक लोक है ना, इसका अति मध्य भाग है। अब आप ये समझ सकते हो कि ये कमल की कर्णिका से लेके नीचे की यहां तक के गंठन तक, यहां से लेके नीचे गंठन तक अर्धराज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। चलो, कितना डीप है आप देखो, इतना यहां डीप और उतना ही ये जंक्शन पे डीप, हुआ कि नहीं? ये सारा भगवती सूत्र में लिखा हुआ है, मैं मेरा नहीं बोल रही हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आपको यहाँ जो कमल की कर्णिका दिख रही है, यहां से जम्बू द्वीप के नीचे ये 10,000 योजन इसका उद्वेद, ये उद्वेद के नीचे का और जो जंक्शन है वो नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी के समभूतल भूमि भाग तक पूरा अवकाश अंतर है, पूरा अवकाश अंतर, और वो असंख्य योजन है। और ये हमारे शास्त्र के हिसाब से अर्धराज प्रमाण हुआ, अर्धा राज जितना, अर्धा राज। और ये जो आप मान लो कि ये मेरू पर्वत, अब ये तो यहां ही आपको देखो ऊंचाई में ही मेरू दिखेगा, आपको इसकी सारी ऊंचाई दिख रही है ना, इसमें
ये कर्णिका के बराबर ऊपरी भाग में, इसको आप जम्बू द्वीप समझोगे तो ऊपर पर्वत दिख रहे हैं, इतने सारे पर्वत दिख रहे हैं, दक्षा दिख रहा है? હા મને ખબર છે, પણ ઉપર પર્વત દેખાય છે એ પૂછું છું ખાલી એટલું. हाँ, अब फ्लैट सरफेस के ऊपर इतने सारे पर्वत है, तो ये वहां भी 1,00,000 योजन मेरू ऊंचा है, बराबर मध्य में. इसके बराबर मध्य में 1,00,000 योजन मेरू ऊंचा हो गया, और बराबर ये नीचे इतना 10,000 योजन जमीन में ऊंडा हो गया. भगवान ने बोला है कि ये कमल की कर्णिका की तरह हमारा जम्बू द्वीप है. तो आपको ये दिख रहा है क्लियर? हाँ, ये तो देखा है. हाँ, अब आपको यहाँ समझना ये है कि बराबर ये जो एरिया है ना, यहाँ का जो नीचे का एरिया, बराबर नीचे का एरिया, या जब ये कर्णिका जहाँ खत्म होगी, यहाँ ये एंड वाला भाग, ये जो एंड वाला भाग है, बराबर ये भाग से आपकी दिशाएं शुरू होगी. यहाँ रोचक प्रदेश आएगा नीचे, और इसके नीचे से ही रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू हो जाएगा. तो ये भाग जो दिशा का जो भाग है, अष्टरूचक वाला भाग है, ये आपके तिर्यक लोक का बराबर मध्य हुआ. इसके ऊपर असंख्य लाख योजन के बाद देवलोक, और बराबर ये जंक्शन से नीचे असंख्य योजन छोड़ने के बाद रत्नप्रभा पृथ्वी का अवकाश अंतर खत्म. बुक में तो कर्णिका विषय कहीं बताव्યું જ નથી. बुक में नहीं है, ये भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र का पाठ है. मैंने आपको पहले ही बोला है. देखो, एक बात अभी फिर से बता रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ कि हमारे, हाँ, हूँ कहूँ बृहद संग्रहणी, क्षेत्र समास, लोक प्रकाश और बाकी सारे अपने जो भी बने हुए पुस्तक है, उसमें से भगवती सूत्र के अंदर से बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा. अभी फिर से याद दिलाती हूँ, यही वजह है कि जो बहुत से लोग शुरू में बहुत डिस्कशन हुआ है, बहुत लोग इसके ये बात से खिलाफ भी गए हैं. मालूम है ना सबको ये. तो अगर हम आगम पाठ पढ़ेंगे तो पूरा आगम पाठ ही पढ़ेंगे बस. अभी देखो एक बात, अभी यहाँ ही मैं ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा. ये मुद्दा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है. आपको ये जैसे ही ये जो जम्बू द्वीप का जो ऊपर का फेस है ना, ये छोड़ के ये सारा रत्नप्रभा नरक पृथ्वी बताई, कोई भी उद्वेद नहीं. और जम्बू है भी ऐसे थाली जैसा सीधा, और बराबर नीचे का जो 10,000 योजन जो मेरू है ना, उसको रत्नप्रभा पृथ्वी के अंदर बताया है. और आपको अभी आपने पढ़ा जो 1,00,000 योजन कलश, अभी आपने कलश पढ़ा ना, उसको भी रत्नप्रभा पृथ्वी के अंदर बताया. इसी कारण से ये मुद्दा मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी से देना चाहती हूँ कि रत्नप्रभा पृथ्वी असंख्यात योजन तक है ही नहीं. असंख्य योजन तक जम्बू द्वीप के नीचे, क्योंकि देखो यहाँ फिर से एक शब्द आया है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपको आएगा ये शब्द बार बार. तिर्यक लोक के मध्य भाग में जम्बू द्वीप स्थित है, और बराबर मध्य भाग में मेरू पर्वत. ये बात आई है, पहले भी आई है, फिर से बता रही हूँ. तिर्यक लोक बराबर मध्य में है, उसके बराबर मध्य में तिर्यक लोक एक राज का है, बराबर मध्य में जम्बू द्वीप है. तो ये जम्बू द्वीप से नीचे का एरिया भी अर्धराज हो गया, जम्बू द्वीप से ऊपर का एरिया भी अर्धराज हो गया.
तो ये अर्धराज नीचे, जम्बू से लेके नीचे का अर्धराज, मान लो कि यहाँ तक का एरिया, उसके बाद रत्नप्रभा शुरू हो रही है, तो यहाँ तक का एरिया तिर्यक लोक है, वो रत्नप्रभा पृथ्वी नहीं है। रत्नप्रभा पृथ्वी में सूर्य चंद्र का प्रकाश जाता भी नहीं, और रत्नप्रभा पृथ्वी के अंदर पानी, बादल सब होते हैं, जीव होते हैं। अब आप लवण समुद्र के पानी को रत्नप्रभा में डालोगे तो वहां के जीव भी नीचे जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा। इसीलिए ये मुद्दा अभी खोला है मैंने, बार बार खोलेंगे, पूरा पढ़ोगे। मैं आपको भगवती सूत्र के पाठ भी दूंगी, ऐसा नहीं मैं नहीं दूंगी, मूल गाथा के साथ दूंगी। भगवती सूत्र में देखिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ, भगवती सूत्र में ये बताया है कि ये जो 1,00,000 योजन का कलश है वो पानी में ऊंडाई में है, पानी में ऊंडाई में है। और बाकी सारे जो पुस्तक में है उन्होंने लवण खाली 1,000 योजन का ही बताया, और बाकी का जो पूरा कलश का 1,00,000 एरिया है वो जमीन के नीचे ऊंडाई में रत्नप्रभा नरक पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ बताया। ये दो बात आपको समझ में आ रही है अभी मेरी? कोई प्रश्न है तो बोलो प्लीज। હા જી ના સમજવાની કોશિશ કરી રહી છું। હા, કઈ વાંધો નહીં, પણ તને એ તો ખ્યાલ હશે ને કે રત્નપ્રભા પૃથ્વીની અંદર એ કળશ બતાડ્યા છે એમ, હા એ તો ખ્યાલ છે ને? હેલો, હા કોમ્પ્લિકેટેડ છે પણ 2-3 વાર લેક્ચર સાંભળી। હા, કઈ વાંધો નહીં, આપણે કોમ્પ્લિકેશનમાં આવવાનું જ નથી। આપણે જે આગમ પાઠ છે, જે સિમ્પલ લોજિક છે એના ઉપર આપણે જવાનું છે, બરાબર? નહીં પણ એટલે આ થોડું કેલ્ક્યુલેશન ને એમાં એટલે 2 વાર સાંભળીએ ને તો પછી હા હા, વાંધો નહીં, 2 વારે સાંભળશું, સામે મળશું ત્યારે બતાડી પણ દઈશ, પિક્ચર સાથે બી ક્લિયર કરી લઈશ। એમ બહુ ઈઝી છે, બહુ ઈઝી समझाई जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको यहाँ ये जो मुद्दा है उसमें देखो, कमल की इतनी जो डांडी होती है, यहाँ से लेके इतनी बड़ी डांडी, ये तो मुरझा गया, नहीं तो इतना बड़ा होता है ना। तो बराबर ये जम्बू द्वीप है, उसके आजू बाजू में ये सारा 2.5 द्वीप और असंख्य द्वीप समुद्र ऐसे तिरछे जाएंगे, ऐसे तिरछे जाएंगे, और जो भी समुद्र होगा वो नीचे उतरेगा 1,00,000 योजन, वापस वो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वापस दूसरा द्वीप आएगा, फिर तीसरा समुद्र वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा बिंदुबेन, આ સમુદ્ર કેવી રીતે ઉપર ચડી છે? समुद्र अपने घर में कटोरी कैसे होती है? हाँ कटोरी कैसी होती है? यहाँ से भी उतरो, यहाँ से भी उतरो, हाँ हाँ, तो वहाँ ऐसे ही રીતે ઉપર, बस। हाँ ढाल છે એટલે हाँ, दोनों तरफ ढाल होगा ना, कटोरी में दोनों तरफ ढाल होता है कि नहीं होता? વચ્ચે છે, बस આમ ઢાલ છે। बस बिल्कुल वैसा है। अगर दोनों तरफ ढाल होगा तो जम्बू से उतरोगे और घाटकी खंड की तरफ चढ़ोगे। हर एक द्वीप समुद्र ऐसा है। और जहां से आप उतरोगे और चढ़ोगे वो सीधी लाइन आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ जम्बू है तो यहाँ से आप चढ़े उतरे तो बराबर सीधी में ही जम्बू की लाइन में ही दूसरा खंड आएगा। तो ये खंड तो सीधी लाइन में हो गया, લેવલમાં રહે ને, लेवल तो हो ही गया। और बस और यही लेवल आपको ये कर्णिका के नीचे से जो अष्टरुचक प्रदेश इसके नीचे ही है, यहाँ से वो लेवल सीधी दिशा निकलेगी, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा, क्योंकि ये तिर्यक जो लोक है बराबर अति मध्य में ये जम्बू के नीचे के रुचक प्रदेश। मजे की बात यह है कि ये जो कमल की कर्णिका है ये भी आपको देखोगे तो बराबर मध्य में मिलेगी, एक बिल्कुल कमल की तरह ही आपका 45 लाख रज्जू का 45 लाख योजन का आपका ये मनुष्य क्षेत्र है। इतना कर्णिका का भाग है 10,000 योजन, उसके नीचे आपको 1,000 योजन डेप्थ में, ये कर्णिका यहां से लेके नीचे तक 1,000 योजन है, 1,000 योजन जमीन के अंदर। और वो बराबर जो 1,000 योजन में जो नीचे का जो एरिया है लास्ट वाला, वहां से ये सारी दिशाएं निकलती और दिशा सीधी लाइन में जाएगी। ऐसे ही सारे द्वीप समुद्र भी सीधे लाइन में, ये एंड से स्वयंभू रमण समुद्र तक
द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप, वापस समुद्र उतरो चढ़ो, वापस, और नीचे उतरते 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 ऊंडाई में जाते जाओगे। अब यहाँ ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, लवण जम्बू द्वीप का नीचे का एरिया सिर्फ 1000 योजन ही ऊंडाई था, लेकिन लवण 1,00,000 योजन ऊंडा हो गया। ये अगर इतना ही ऊंडा था, 1000 था, तो लवण तो 1,00,000 मतलब और नीचे तक उतरा। तो अब लवण के बाद जो दूसरा कालो दधी आएगा वो कितना ज्यादा नीचा हो जाएगा, 8,00,000 नीचे उतर जाएगा। कितना? 8,00,000। और उसके बाद का जो तीसरा समुद्र आएगा पुष्कर वर द्वीप, उसके बाद पुष्कर, वो 32,00,000 योजन नीचे उतर जाएगा। मतलब એટલી ડેપ્થ હશે ને? हाँ, डेप्थ, और वापस चढ़ जाएगा, उतरेगा। बीच में भी चौड़ाई, जितना उतरना है उतनी चौड़ाई भी तो उसकी, मतलब उतरते 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 ही तो चौड़ा हो जाएगा ना उतना तक। वो उतरेगा, वापस इतनी डेप्थ चौड़ाई आ जाएगी और वापस वो ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? 2.5 द्वीप अभी। तो अब यहाँ महत्व का एक और मुद्दा आ रहा है, जितने द्वीप समुद्र जितने नीचे उतर रहे हैं ना, उतनी उतनी जगह नीचे रत्नप्रभा नारकी और नीचे जाती जाएगी, क्योंकि जहां तक द्वीप उतरेंगे, समुद्र उतरेंगे, वहां तक तो रत्नप्रभा नारकी होगी नहीं। बोलो हाँ या ना? हाँ। आपके जहां तक अनंत 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 द्वीप के बाद स्वयंभू रमण, मतलब कोई योजन का नाप नहीं है हमारे पास, इतने नाप तक, इसीलिए असंख्य योजन छोड़ने के बाद नीचे रत्नप्रभा नारकी का भूमि भाग आएगा। देखो बिल्कुल ऐसे। अब क्लियर हो रहा है? दिख रहा है सबको? ये रत्नप्रभा नारकी का भूमि भाग है, बराबर यही आकार में आपको मिलेगा उसके तस्वीर भी। तो ये जम्बू है, उसके नीचे असंख्य असंख्य द्वीप समुद्र छोड़ने के बाद नीचे ऐसा रत्नप्रभा नारकी का भूमि भाग आपको सम मिलेगा। बहुसम रमणीय, बहुसम, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा, समभूतल। तो ये सारा बीच में क्या था? અવકાશ। अवकाश अंतर, परफेक्ट। बीच में सारा अवकाश अंतर, क्योंकि अब जम्बू के नीचे सिर्फ 1000 योजन जमीन, बाकी सारा अवकाश अंतर। बाजू में आओ, लवण के नीचे 1,00,000 जमीन, बाकी सारा अवकाश अंतर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर से बता दूं? बोलो, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा हमको। 2.5 द्वीप पढ़ना है, वो भी भगवान की कही बातों का ही। देखो अभी एकदम क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? हाँ, ये तो अच्छे से दिख रहा है, समझ रहा है। बस, तो ये आपका बराबर तिर्यक लोक का बराबर मध्य भाग, ये क्लियर हो गया? हाँ। मान लो कि तिर्यक लोक इतना है, इतना ऊपर छोड़ दो, इतना नहीं, असंख्य योजन, ये नाप नहीं है लेकिन असंख्य योजन है। रुको 1 मिनट में अभी वो भी बता देती हूँ आपको। मान लो कि ये आपका तिर्यक लोक इतना लंबा है, तो बराबर ये मध्य भाग में जम्बू आ गया। ये पीली लाइन है, वो तिर्यक लोक है। तो अति मध्य भाग में जम्बू हुआ, देखो दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से अति मध्य में जम्बू हुआ। अब यह अति मध्य में यहाँ से लेके यहाँ तक की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्वयंभू रमण समुद्र आएगा अंतिम। तो अंतिम कहाँ तक? तो समुद्र नीचे कहाँ तक उतरेंगे? तो ये लास्ट लाइन तक उतरेंगे। क्लियर हुआ अभी? हाँ, अभी समझ में आया। क्यों? क्योंकि बराबर तिर्यक लोग एक चौरस बॉक्स की तरह मिलेगा आपको। अब अगर आप सोचोगे ना, तो ये जो पूरा चौरस बॉक्स है ना, आपके वो जो 14 राजलोक वाले पुरुष है ना, बराबर उसका पेट है। देखो
सेंटर भाग हो गया ना। सेंटर भाग हो गया। तो रत्न प्रभा भी यहां से लेके यहां तक हो गई पूरी एक राज की। तिर्यक लोग भी बराबर मध्य में यहां से लेके यहां तक हो गया। मेरी उंगली आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तो। हो गया। हाँ मतलब ये पीली लाइन और आपकी उंगली है वो। हाँ वो भी लाइन ही मानो, वो उसको भी मेरी उंगली उसको भी आप बराबर पीली लाइन जैसा ही मानो। हाँ पैरेलल लाइन। पैरेलल मानो, बराबर पीले जितना ही मानो। समझिए। तो बराबर मध्य में जम्बू, तो ऊपर जो ये पीली लाइन का एरिया है यहां तक, उसके बाद हो जाएगा शुरू दूसरा राज जो देवलोक का है। और यहाँ इसके नीचे से शुरू हो जाएगी अपनी पहली नारकी रत्न प्रभा। रत्न प्रभा। तो नीचे के 7 रज्जू छोड़ दो, ये उसके ऊपर से नीचे से आओ तो 8वां रज्जू हो गया ये। अभी क्लियर हो रहा है? हाँ। तो ये रज्जू यहां तक नीचे ऐसे उतरेगा ना, टेढ़ा 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 यहां तक स्वयंभू रमण समुद्र उतरेगा कि नहीं उतरेगा? हाँ बराबर। यहां तक उतरेगा और इस तरफ यहां नीचे तक उतरेगा ना दोनों तरफ। हाँ बराबर। तो अब यहां सीधी रत्न प्रभा आ गई ऐसी लाइन में। देखो मैं अभी लिए लगाती हूँ, देखो अब ये सीधी रत्न प्रभा आ गई। रत्न प्रभा की समभूमि हो गई। यस करेक्ट। तो अब जो यहां से लेके, जो मध्य से लेके नीचे तक का एरिया था वो हो गया अवकाश अंतर। ये आपको है ना पूरा जो कमल की पंखुड़ी है ना, इसको ही आपको स्वयंभू रमण समुद्र तक अंतिम समझना है। और नीचे 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 उतरते 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 अब आ जाएगी रत्न प्रभा की समभूमि। ये शुरू हो जाएगा दूसरा राज। ठीक है, अभी समझ में आ गया? हाँ हाँ। एक ऐसे सिलेबस का और एक थोड़ा साइड सिलेबस का क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। कभी कभी न्यूज में ऐसे पहले पहले कभी सुनने में आता था कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डिगिंग खुदाई होती है तो फिर वो लोग बहुत डीप जाके फिर कुछ उन लोगों को कुछ बड़ी रोने की आवाज वगैरह आते, लोग छोड़ के भाग जाते, तो वो क्या पहली नरक का कुछ नहीं, वो तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, देखो यहाँ सुनो, एक बात सुनो। अब जो आपको ये पता होंगे 2 बरमुडा ट्रायंगल, हाँ अब अभी उसकी बात करेंगे हम पहले हमारे, क्योंकि हमारे भरत क्षेत्र की ये भूमि से जहां हम पैर रख के खड़े हैं ना, जो आपको न्यूयॉर्क के पास बरमुडा मिलेगा ना, जैसे यहाँ बरमुडा मिलेगा ना, इस तरफ बराबर इस तरफ भी दूसरा मिलेगा जापान में, उसको ड्रैगन ट्रायंगल बोलते हैं। मैंने वीडियो रखे थे पहले, बीच में फोटो भी रखे थे और वीडियो भी रखे थे आपके सिलेबस में। तो ये दोनों ट्रायंगल का पानी का जो हमारी उमगना निमग्ना नदियां है, तो वो उमगना नदी निमग्ना नदी जो नीचे खींच के ले जाती है, ये बराबर हमारे यहाँ से सिर्फ 5 योजन छोड़ के ही सीधा नीचे अवकाश अंतर शुरू हो जाता है। आओ आओ यहाँ देखो, देखो ये जम्बू है। हाँ अब जम्बू के कोने से तो नीचे अवकाश अंतर कितना जल्दी होगा, समझ सकते हो आप? हाँ, जो हल्का सा ब्राउन पार्ट दिखता बस हल्का सा। भरत इधर है और ऐरावत इधर है, तो यहां से तो तुरंत ही आ गया ना। देखो ये मात्रा से छोटा हो रहा है बराबर। है। हाँ हाँ तो हमारे भरत 500 योजन में तो ये बिल्कुल 5 योजन जितना ही मिलेगा आपको। बरोबर। देखो एग्जैक्ट माप गिनो, ये 1 लाख योजन गोल है, तो एंड तक ये कितना हो गया आपके? एंड तक 10,000 हो गया। हाँ 1 लाख वाला जम्बू नीचे एंड में तो, मध्य में तो खाली 10,000 ही है ना, हजारी जमीन के अंदर है ना। तो आपके किनारे से ये सीधे 500 योजन 100 योजन पे 1 योजन जितना छोटा होगा, पतला हो जाएगा ना, इतना पतला। फिर धीरे 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 वो छोटा 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 कट होते होते नीचे आएगा ना। आपको ये दिख रहा है ना, किनारे पे है एंड तक, फिर तो छोटा हो गया। मतलब हमारे भरत के नीचे तो अवकाश अंतर शुरू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो?
ये एरिया में अवकाश अंतर शुरू नहीं हुआ है, मध्य के यहाँ तो हो गया कि नहीं? हाँ, बॉर्डर्स में हो गया। बॉर्डर्स में हो गया। तो हमारे जो अभी 2 ट्रायंगल है वो तो बॉर्डर पे ही है। बरोबर। तो बॉर्डर से नीचे सीधा जो भी जाता है वो अवकाश अंतर में ही चला जाता है। अच्छा। इतने सारे फ्लाइट गई, इतने सारे प्लेन गए, और आपको जो रोने की बात है ना, अभी मैं उसकी बात करूंगी। आप जो रोने की बात करते हो ना, आपको रोने की, हंसने की या कुछ भी आवाज आती होगी ना, तो आपको ये समझना है कि भरत अभी जो रत्नप्रभा पृथ्वी आपने देखी, ये यहाँ से मान लो कि ये सारा नीचे इतने अवकाश अंतर के बाद, इतने सारे अवकाश अंतर के बाद भवनपति देव सबसे पहले रहते हैं। व्यंतर, वाण व्यंतर और भवनपति देव। व्यंतर, वाण व्यंतर, भवनपति देव हमारे में कोई भी सम्यक दृष्टि बोले ऐसा नहीं मान सकते। सिर्फ उनके इंद्र हो सकते हैं, बाकी के देव नहीं। तो ये देव तो तुरंत ऊपर आ जाते हैं, बार बार ऊपर आए। आप में देखोगे राक्षस, पिशाच, ये सारे व्यंतर देव है। आपके पढ़ने में आ गया है, राक्षस देव, पिशाच देव, ये सारे आ गया है। किन्नर, ये सब आ गए ना। हाँ, आए थे। व्यंतर की ही 8 जातियां हैं। महोरग, महोरग मतलब वो तो बड़े बड़े सर्प जैसे देव होते हैं, सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। इच्छाधारी नाग जो देव बन जाते हैं ना, जो मनुष्य बन जाते हैं ना, वो ऐसे देव है। ये व्यंतर देव और कुछ नहीं है। अच्छा। वो महोरग जाति के। नागलोक में चले गए, नागलोक में चले गए। हाँ, में भी पढ़। नागलोक या पाताल लोक भी तो जमीन के नीचे ही है। हाँ, बरोबर। उनका रहना ही उधर है। तो वो उनके वहां से उनको बार बार परेशानी करना, किसी भी मनुष्य को पकड़ के नीचे ले जाना, उनको तकलीफ देना, अपने जो भी दुश्मन होंगे। अभी मान लो कि हमारे ये जन्म के दुश्मन अगर मरने के बाद वहां चले गए, तो वो तो देव बन के आएंगे ऊपर, मुझे परेशान करेंगे, मुझे उठा के कभी नीचे भी लेके चले जाएंगे। जाएंगे या नहीं बोलो? बाप रे, ये तो दुश्मनी बहुत महंगी पड़े। सही बात है ना, तभी तो दुश्मनी करनी नहीं है। दुश्मनी तो किसी को भी महंगी पड़ सकती जीव से नहीं करनी है। हाँ, किसी से भी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सामने वाले की मन की इच्छा के ऊपर है सारा काम। आपको भुगतना है तो वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो वैसे ही उनको उठा के लेके जाना, कहीं छुपाना, जमीन के नीचे छुपाना, आप जहां तक जा पाओ वहां तक जाओ, ये सारी चीज तो जमीन के नीचे से आवाज आना, वही लोग अंदर अंदर लड़ते रहते हैं। देव देवों में भी लड़ाई होती रहती। ये तो हमारे जमीन से सिर्फ 5 योजन नीचे है, समझ लो, सिर्फ 5 योजन, कुछ नहीं है वो एरिया। डीप डिगिंग करते तभी बोलते हैं ना कोई कोई एरिया में कि डर के फिर वो कामगार सब, मतलब वर्कर लोग भाग गए ना, ऐसा कुछ पहले बहुत आती थी। हाँ, नीचे से कुछ न कुछ निकलता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये सब पॉसिबल है। और यही सोचो ना कि उमगना में, निमग्ना नदी में, मतलब ये बरमुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल, वो तो सीधे ऊपर पानी है, वहां तो कोई बंद भी नहीं है ना, नीचे से कुछ जमीन तो है ही नहीं, पानी और सीधा नीचे अवकाश अंतर। तो हर चीज वहां से खींच ही रही है ना, हर चीज पानी ही खींच रहा है, तो पानी भी खींच रहा है, फ्लाइट भी खींच रही है, हवा में उड़ती हुई चीज भी खींच रही है। तो वो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? सारे लोग गए, किधर चले गए? 1000 जितनी तो फ्लाइट चली गई, कहाँ चले गए सब? यही अवकाश अंतर में, अवकाश अंतर में। यस, क्लियर हुआ आज? चलो, आज मुझे ये भूगोल आपको क्लियर करनी थी। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बस अच्छे से हो गया ना। अब आपको ये समझना है कि ये जम्बू द्वीप है, बराबर ये कर्णिका से ही, ऊपर से ही, ऊपर के लेयर से ही लवण शुरू हो जाएगा, भरत के कोने से ही लवण शुरू हो जाएगा। भरत के कोने से, द्वीप के ऊपर की ऊंचाई है उसको रहने दो। 1 लाख योजन मेरू खड़ा है, वो भी ऊपर खड़ा है। 500, 700, जो 1000 योजन ऊंचाई में है ना जम्बू, तो ऐसा हो गया, मगर लवण यहीं से शुरू होगा। समझ में आ रहा है आपको? बराबर भरत के बाजू में से ही ये कर्णिका का जो कोना है ना, कोने से ही ये कोना भी आपका ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है 1000 योजन तक।
लेकिन बराबर यहां से जो है आपका लवण शुरू हो रहा है, यहां से वो नीचे ऐसे तिरछे तिरछे 90,000 95,000 तक उतरेगा। जैसे ऐसे उतरेगा ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और वापस उसके बाद 10,000 सीधा और वापस ऐसे चढ़ जाएगा। बराबर। और जो 1,000 ऐसा नीचे उतरा, देखो ऐसा आकार होगा कि नहीं लवण का? बिल्कुल ऐसा होगा, यहां से ऐसे चौड़ा 10,000 चौड़ा है ना। वहीं पे ये कलश है, कलश भी नीचे से 10,000 चौड़ा है, कलश भी बराबर नीचे से 10,000 चौड़ा। तो ये 10,000 में वो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, और जैसे ही 10,000 से ये जमीन आगे 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 खुलेगी ना, वैसे ही कलश भी यहाँ तक 1 लाख तक बीच में हो जाएगा। उसका पेट है ना, 1 लाख तक हो जाएगा उसका पेट कलश का, और ऊपर से वो धीरे 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 कलश ऐसा चढ़ के ऊपर वापस 10,000 हो जाए। अभी क्लियर हुआ कलश कैसे है? देखो ये आपके सामने पिक्चर भी है ना, ये 10,000 योजन चौड़ा है नीचे से। इसका जो नीचे का कांठा होता है ना, वो 10,000 का है, और वो धीरे 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 यहाँ बराबर मध्य के पेट में आते आते वो 1 लाख योजन चौड़ा हो जाता है, गोलाई में। वापस ऊपर देखो, चढ़ते चढ़ते ये 10,000 हो गया। हाँ बस तो नीचे 10,000, यहाँ बीच में बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक, ऊपर 10,000, और ये पूरा आपके लवण के चारों दिशा में है जम्बू, और ये बाहर सफेद पट्टा है वो लवण है। बराबर कर्सर दिख रहा है मेरा? कर्सर दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ। अब देखो ये जैसे गोल है ना, गोल बराबर ऐसा ही यहाँ बराबर मध्य में आपको गोल समझना है। कलश जिसका मुख हमारे ऊपर की तरफ हो, आकाश की तरफ हो। आप कल्पना कर सकते हो वैसी? हाँ, तो ये जो है ना, यहाँ वो नीचे से 10,000 गोलाई गोल, बराबर बीच में 1 लाख गोल, और एकदम ऊपर में ये 10,000 गोल। ऐसा आपको बिल्कुल इस तरह का कलश समझना है। देखो यहाँ कलश दिख रहा है आपको, कलश जैसा ही ये है तो मेरू, लेकिन बराबर ऐसा ही यहाँ पे बराबर इस तरफ 50,000 छोड़ना है, इस तरफ 50,000, और बराबर मध्य में एक कलश, उसके बाद यहाँ पे एक कलश, उसके बाद यहाँ पे एक कलश, और इसके बाद यहाँ पे एक कलश। ऐसे 4 दिशा में 4 कलश मिलेगा। एक कलश यहाँ जम्बू के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, चारों में। क्योंकि दिशाएं अब आपके यहाँ जम्बू से शुरू हो गई। रुचक जो मैंने अभी आपको कमल बताया ना, कमल की करनी का, बराबर उसके नीचे से दिशा शुरू हो चुकी है। ये पूर्व दिशा, यहाँ से एंड तक पूर्व, यहाँ से एंड तक पश्चिम, यहाँ से जाओगे एकदम एंड तक उत्तर, और यहाँ से एकदम नीचे आओगे वहां दक्षिण। दिशा भी क्लियर हो गई। और ये शुरू हो रही है ये कमल की कर्णिका से, यहाँ नीचे से दिशा शुरू होगी जम्बू के बराबर नीचे 1,000 योजन से, जम्बू के नीचे के 1,000 योजन से, और यहां से बराबर ये पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, विदिशा भी आ जाएगी। ये कोना, ये कोना, ये कोना, ऐसे 8 दिशाएं। ऊपर आएगी ऊर्ध्व दिशा, क्योंकि इसके ऊपर भी असंख्य योजन छोड़ने के बाद ऊपर में देवलोक, और नीचे भी असंख्य योजन छोड़ने के बाद रत्नप्रभा नारकी, जो आपने सब समझ लिया। आज आपने सब समझ लिया। क्लियर हुआ ये पूरा पिक्चर? बोलो। 10 से 10 दिशा आपको मेरू के नीचे की, ये कर्णिका के नीचे के रुचक से मिलेगी। आज मैंने आपके लिए ये कमल 2 दिन से लाके रखा था।
पिछले क्लास में भी रखा था, लेकिन पिछले क्लास में ये मुरझा हुआ नहीं था ना, तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा था वो। अभी वो गुलाब का फूल देखा था। हाँ नहीं, गुलाब नहीं, ये भी, ये मैंने तो 2 दिन से लाके रखा था, पर लेकिन ऐसे ओपन नहीं होता था वो। सोमवार को भी मुझे मिल गया था, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था। आप देखो मुरझा गया ना, पूरा ओपन हो रहा है, यहां से तोड़ने का कोई फायदा नहीं था। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर करूं, दिख रहा है अभी? हाँ दिखा है। हाँ क्लियर देखा है। बस, तो ये जो नीचे का कोना है, रेसा निकल रहा है, जैसे ये रेसा निकला है, ऐसे ही 8 दिशा में 8 दिशा निकलेगी। इसके ऊपर ऊर्ध्व दिशा और इसके नीचे ये डंठल वाला जो नीचे रत्न प्रभा नारकी, अवकाश अंतर और प्रभा नारकी आएगी ना, वो सारा अधो दिशा में। अब आपको 10 दिशा बहुत क्लियर हो जाएगी आज। कोई प्रश्न है तो पूछो। हो गई, मेरे हिसाब से तो हो गई है फिर क्लियर, लेकिन कोई प्रश्न है तो पूछ लो। है कोई प्रश्न? है, पर आपको कैसे समझना है? जैसे ये पूरी दिशा है जो पूरे पूर्व तक जा रही है, आपको ऐसा फाटा नहीं समझना है। कल्पना करो कि यहां तक जा रही, कल्पना करो कि ये पश्चिम तक, एंड तक, ये तो यहां से स्वयंभू रमण समुद्र तक सीधी लाइन जाएगी। आपको ये भी क्लियर हो गया? द्वीप समुद्र बाद में तो सीधी लाइन एंड तक है। ये भी क्लियर हो गया ना? यहाँ जम्बू, फिर लवण, फिर घातकी, फिर कालोदधी, उसके बाद पुष्कर, फिर पुष्करवर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, अत्यंत 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 प्रत्योतार जो नाम है, सारे 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 द्वीप के बाद स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप, लास्ट और स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये लास्ट वाला है, तो ये सारा सीधी लाइन में आ गया। तो यहां से ले ये लोकांत आ गया। अब स्वयंभू रमण समुद्र मतलब आपके लोक का अंत हो गया, त्रस नाड़ी का अंत हो गया, उसके बाद सीधा अलोक। तो दिशा यहां तक तो सीधी जाएगी। अब मोती की माला की लाइन कैसी होती है? सीधी होती है ना कि टेढ़ी होती है? कैसी होती है? हाँ, सीधी होती है। उसके बाद वो आलोक में चला जाता है दिशा। तो ऐसे ही आपको यहाँ से ये पूर्व दिशा सीधी, यहाँ से ये पश्चिम दिशा सीधी, यहाँ से ये उत्तर दिशा, यहाँ से दक्षिण दिशा, फिर चारों कोना, अग्नि कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा ऊपर इसके, और इसके बराबर ये रुचक की नीचे की है अधो दिशा। और ये रुचक शुरू कहाँ पे है? आपकी बराबर ये कर्णिका के एक, ये जम्बू के ये 10,000 योजन के नीचे से, बराबर 1000 योजन के नीचे से ये रुचक, और उसके बाद सीधा अवकाश अंतर। बराबर। आगे जाऊं अभी मैं? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कलश है उसके अंदर वायु, आओ पिक्चर में देख रहे हो आप, वायु, फिर वायु पानी और सबसे ऊपर पानी,
ऐसे 3 लेयर में ये भरा हुआ होता है। आओ इसको पढ़ते हैं हम कि तिरछा लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र में से सिर्फ ये लवण कलश सिर्फ लवण में ही है। कलश जो है वो लवण में ही है, अन्य समुद्र में नहीं है। ये 1 लाख योजन वाले जम्बू द्वीप में आए छोटे से भरत में तो हम रहते हैं और बराबर भरत क्षेत्र के तीनों दिशा में लवण समुद्र से ये भरत क्षेत्र घिरा हुआ है। भरत भी तीनों दिशा से लवण से घिरा हुआ है, ऐरावत क्षेत्र भी तीनों दिशा से लवण से घिरा हुआ है। पूरा जम्बू द्वीप चारों तरफ से लवण से घिरा हुआ है। उसका चक्रवाल एक बाजू की चौड़ाई विष्कंभ, एक बाजू की चक्रवाल विष्कंभ का मतलब एक तरफ की चौड़ाई विष्कंभ है 2 लाख योजन बराबर। और समुद्र में बराबर मध्य में 10,000 योजन, बराबर मध्य भाग में 10,000 योजन की विस्तार वाली समभूतल की सम सतह से मतलब एकदम नीचे के सतह से वो 10,000 योजन तक जल शिखा 10,000 योजन विस्तार के भाग में जो 1 लाख का जो समुद्र है उससे भी ऊपर, क्योंकि वो विस्तार के भाग से 1 लाख तक कलश आ गया और कलश के ऊपर से वो 16,000 योजन तक ऊपर उछलती है, जल वृद्धि होती है। समुद्र तल से उसको 17,000 योजन ऊंची मानी है। आओ नीचे जल वृद्धि के नीचे चारों दिशाओं में बड़े बड़े 4 पाताल कलश है, बड़े बड़े 4 पाताल कलश। चारों के नाम भी बताए हैं, उसका नाम हम जानेंगे। जिससे समभूमि की सम सतह से मतलब जो आपके जो 10,000 की जो भूमि थी ना वहां उसको आपको जानना है। वो 10,000 योजन में ही चौड़े, नीचे 10,000 ही चौड़े और धीरे 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 बड़े घड़े के आकार में, और मध्य में वो 1 लाख योजन पेट वाले बड़े ये कलश बड़े घड़े के आकार में वज्र रत्न के हैं। इसके ठीकरे की मोटाई 1,000 योजन, ठीकरा मतलब ऊपर का, कलश का जो ऊपर का जो ठीकरा होता है वो, और जो नीचे का कांठा, एक कांठा है और एक ठीकरा है। कलश में आपको 2 चीज मिलेगी, एक ठीकरा मिलेगा, एक कांठा मिलेगा। दोनों 10,000 योजन और दोनों 1,000 योजन के हैं। ऊंचाई 1000, चौड़े 10,000, ऊंचाई 1000। ठीकरा भी आपको ऊंचा 1000, चौड़ा 10,000। नीचे का जो कांठा है वो भी चौड़ाई 1000, ऊंचाई 1000, चौड़ाई 10,000। बराबर मध्य भाग में 1 लाख योजन चौड़ाई, चौड़ाई मतलब कलश का अंदर का पूरा पेट ऐसे गोलाई में, इसकी चौड़ाई भी गोलाई हो जाएगी, कलश है इसलिए वो 1 लाख योजन है बराबर। तो इस प्रकार से 4 बड़े कलश 4 दिशा में सम समूह में रहते हैं। सम समूह मतलब पूरे समूह के साथ रहते हैं, अकेले नहीं है ये, 4 समूह के साथ है। आओ आगे 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 बोलेंगे, हम जानेंगे। पूर्व दिशा के कलश का नाम है वड़वामुख, दक्षिण दिशा के कलश का नाम है केयूप, पश्चिम दिशा के कलश का नाम है यूप और उत्तर दिशा के कलश का नाम है ईश्वर। ऐसे 4 महाकलश है। अब एक कलश से दूसरे कलश के बीच का अंतर बताया है 2,19,265 योजन। एक कलश से लेके दूसरे कलश के बीच में इतना अंतर है, और हर अंतर की चौड़ाई भी 10,000 योजन है। उसकी चौड़ाई भी 10,000 होगी ना, नीचे से 10,000 चौड़ाई, ऊपर से बीच में से मध्य से 1 लाख, ऊपर 1,000, वापस ऊपर 10,000। तो ये 10,000, 1 लाख 10,000 की जो चौड़ाई में जो कलश है वो बराबर मध्य लाइन में ऐसे 4 दिशा में 4 कलश है। तो एक कलश से दूसरे कलश के बीच का अंतर कितना? 2,19,265। अब यहाँ क्या बताया है, जो 4 बड़े बड़े 4 दिशा में 4 कलश है, बराबर उसके दोनों तरफ, एक कलश के दोनों तरफ 1971 लघु पाताल कलश है। कितने? 1971, 1971 छोटे छोटे 1,000 योजन के कलश। ये 1 लाख का बड़ा कलश, उसके दोनों तरफ मिलके 1971 छोटे कलश। तो एक कलश के दोनों तरफ 1971, दूसरे के भी दोनों तरफ उतने, तीसरे के भी दोनों तरफ उतने, चौथे के भी दोनों तरफ उतने। तो कुल मिला के टोटल 7,884 लघु पाताल कलश हुए। बोलो, बात क्लियर हुई?
बड़े बड़े 4 कलश है 1 लाख योजन वाले, 1 लाख योजन ऊंचे 4 बड़े कलश ऐसे ही, और बाजू में इतने छोटे छोटे 1000 योजन के टोटल हर 2 कलश के बीच में आपको 1971 कलश लघु पाताल मिले। कितने? 1971 लघु पाताल कलश मिले। मान लो, देखो ये आपको मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये 2 बड़े पाताल कलश हुए, इसके बाजू में ऐसे छोटे छोटे 1971 दिख रहा है। देखो क्लियर हो रहा है? ऐसे ऐसे एक इधर है एक इधर है, ये सारे 1-1 लाख योजन वाले, लेकिन बाजू में ऐसे छोटे छोटे कितने 1000 योजन के कितने 1921 जैसे ये एक है उसके बाजू में 1921, ऐसे ही दूसरा आएगा उसके बाजू में 1921, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबके मध्य में 1921। तो आपको ये अभी ये समझ में आना चाहिए, ये जो 10,000 का पूरा जो कटोरे का जो नीचे का मध्य एरिया है ना 10,000 योजन का, 2 लाख का लवण है ऐसे गोलाई में, बराबर उसके मध्य के जो 10,000 का एरिया है वो पूरा गोलाई में कलश से भरा हुआ है, पूरा छोटे बड़े। अभी मैं आपको ये बात पिक्चर में बताती हूँ, आओ। हाँ, ये जो 10,000 का पूरा एरिया जो है ना, लवण का पूरा एरिया, जम्बू के चारों तरफ वाला पूरा लवण कितना योजन विश्वकुंभ में बोला है? 15 लाख योजन विश्वकुंभ है। लवण की गोलाई 15 लाख योजन है। तो ये इतना पूरा एरिया जो 15 लाख का जो ऐसा गोल एरिया बनेगा ना, गोल एरिया जम्बू के आसपास वाला, देखो वो भी मैं बताती हूँ पिक्चर में। आओ आओ आओ, हम वो भी देखेंगे, आओ। देखो ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां ये गोलाई में हो गया, ये पूरा लवण है। यहां से आप 95,000 अंदर जाओगे, यहां से 95 अंदर जाओगे, जैसे ये पर्वत है ना, इसको आप कलश समझना है। ये पूरा कलश का एरिया हो गया। तो ये मान लो कि ये ऐसे बड़े बड़े 4 कलश है, तो ये 2 के बीच में छोटे छोटे टोटल 7,800 से भी ज्यादा, टोटल 8,000 जितने, तो 8,000 और ये 4,000 टोटल मिलके ये पूरे समंदर के बराबर के ये मध्य की 10,000 लाइन पूरे कलश से भर जाएगी, पूरी भर जाएगी। तो वो शिखा कितनी उछलेगी? आओ देखो, इतनी उछलेगी वो। यहां से नीचे है तो ये पूरा उछल रही है, पानी उछल रहा है, उछलेगा ना। इतने सारे कलश होंगे तो पानी उछलेगा कि नहीं? सब एक साथ ही उछलते होंगे। नहीं, वो अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसकी भौगोलिक स्थिति समझ लो, फिर मैं वो समझाती हूँ। समझ में आ गया? आओ, के अंदर क्या है ना उसको हम समझेंगे। जब तक कलश के अंदर क्या है नहीं समझ पाओगे ना, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना उछलेगा, क्या उछलेगा। ठीक है, आओ अब देखो ये कलश के अंदर क्या है उसको हम जानेंगे। कलश के नाम देख लिए, छोटे छोटे कलश की डिटेल भी देख ली कि इतने सारे छोटे कलश है। 7,884 छोटे कलश और 4 बड़े बड़े कलश, इतना हमने जान लिया। अब हम आगे जानेंगे। प्रत्येक कलश पर आधे पल्यपम के आयुष्य वाले अधिपति देव है। अब आप ये सोचो कि हर एक कलश के भी एक देव मालिक है। बोलो, समझ में आ रही है ये बात? 10,000 योजन का एरिया,
बड़े कलश तो 1,00,000 योजन का एरिया और छोटा कलश 1,000 योजन का एरिया। तो 1,000 योजन मतलब भरत, दुगुना भरत हो गया। तो उतने बड़े एरिया का कोई एक अधिपति देव तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, जरूर से होगा। होगा ही होगा। तो अब आप यहाँ सोचो कि लवण के अंदर 8,000 से ज्यादा देव है, अधिपति। क्या कभी भी उन दोनों के सबके मध्य में फाइटिंग लड़ाई वड़ाई होगी नहीं? क्या होगी ना? होती ही होगी। ये सारे सम्यक दृष्टि देव है? नहीं 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 नहीं, ये सारे नहीं है, मिथ्यात्वी देव। अब मिथ्यात्वी देवों को अपनी मर्जी के हिसाब से भागो, अपनी मर्जी के हिसाब से बारिश लाओ, अपनी मर्जी के हिसाब से तूफान लाओ, अपनी मर्जी के हिसाब से अशनिपात। अशनिपात का मतलब क्या? कि कहीं अंगारा बरसाना, कहीं कोई, जैसे द्वैपायन ऋषि ने किया था ना, पूरी द्वारिका जला दी थी, मालूम है? वो श्राप दिया था, ये पता है आपको? पूरी द्वारिका का नाश क्यों हुआ? द्वैपायन ऋषि के श्राप से हुआ। द्वैपायन करके एक ऋषि थे और वो ऋषि वो वहां द्वारिका में से निकले, और द्वारिका में निकले तो सब लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मजाक की, मश्करी की या कुछ ऐसा कुछ किया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि ये तेरी द्वारिका एक दिन जल के भस्म हो जाएगी। उन्होंने श्राप तो दे दिया, मरने के बाद वही खुद ऐसे देव बने, और वो देव बनने के बाद उन्होंने पूरी द्वारिका नगरी को जला दिया, पानी में डुबो दिया। तो ये देव बनके जब उनका पूर्व जन्म का कुछ कर्म याद आ जाता है तो वो कर्म के हिसाब से वो नगरी को जाके वो खत्म कर देंगे। अब आप यहाँ ये सोचो कि इतने सारे देव लवण में है, जब भी मर्जी करे सुनामी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे ही लाएंगे। जब भी आप देखो नीचे धरतीकंप होता है, बहुत सारे खड़क ऊपर नीचे हो जाते हैं, ग्लेशियर के ग्लेशियर नीचे उतर जाते हैं, उतरते कि नहीं उतरते? तो ये किनके कारण? ये सारे कितने सारे देव, अभी आप लवण में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ कितने सारे देव है। अब जो भी ये 8,484 जो लघु पाताल कलश है, उतने देव तो यहाँ कंफर्म हो गए। अभी हम आगे जाएंगे, ये तो देव है ही। अब हम आगे देखेंगे कि अब बाकी आगे और कौन कौन से देव और कौन कौन से द्वीप के मालिक यहाँ पे है। अब हम पहले कलश की बात में जाएंगे। ये सारे आधे पलेपम की आयु वाले देव, इनकी आयु भी कम नहीं है, आधे पलेपम बहुत समय होता है। अब आगे जाएंगे, ये लघु पाताल कलश के बड़े 4 कलशों की अपेक्षा से 100वें भाग में, क्योंकि ये अगर 1,00,000 योजन ऊपर है तो ये सारे 1,000 योजन ऊंचे, वो 1,00,000 योजन ऊंचा है, ये 1,000 योजन ऊंचा है। तो 100वें भाग जितने आपको समझने चाहिए। ये पल्यपम के आयु वाले काल, महाकाल, वेलम और प्रभंजन 4 देव अधिपति के रूप में है। ये चारों देव आपके 4 बड़े कलश के देव है। जो 1-1 लाख योजन के जो 4 बड़े कलश थे, ये चारों के देव का नाम क्या है? तो काल, महाकाल, वेलम्ब और प्रभंजन। आगे आओ, ये चारों महाकलशों की 1,00,000 योजन की गहराई, जो कलश पानी में कितना गहरा है? 1,00,000 योजन। उसकी गहराई को 3 भाग में बांट दो। मतलब अगर ये कलश है तो उसका 3 भाग करो, एक नीचे का भाग, फिर दूसरा मध्य वाला और तीसरा ऊपर वाला। तीनों भाग एक समान करना है। 33,000 कितने? 33,000 ऊपर, 33,000 यहाँ, 33,000 यहाँ, तो ही वो 1,00,000 होगा ना? तो ही वो 1,00,000 होगा। तो वो 1,00,000 योजन के कलश को 3 भाग में आपने डिवाइड कर लिया। अब तीनों भाग में जो सबसे पहला जो ऊपर का भाग है, प्रथम भाग नीचे का, ऊपर का तो बाद में, सबसे पहले नीचे भरा जाता है ना, आप कुछ भी भरोगे नीचे होता है। नीचे का जो प्रथम भाग है उसमें सिर्फ वायु भरा हुआ है। क्या? वायु। अब उसके ऊपर का जो भाग, मध्य का जो 33,000 वाला भाग है,
मध्य के भाग में वायु और जल दोनों भरा हुआ है। वायु और जल, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये वायु जल दोनों है, लेकिन वो नीचे के वायु में कभी भी मिश्रित नहीं होता है। ये दोनों कभी मिश्रण नहीं होते। नीचे का वायु सिर्फ वायु ही रहेगा और बराबर मध्य में अवकाश अंतर होगा ही होगा, और उसके ऊपर ये वायु जल की मिक्स योनि होगी, तभी वो ऊपर का जो जल है वो नीचे नहीं जाता। अब ऊपर के 33,000 भाग में सिर्फ पानी, देखो ध्यान दो, फिर से बोल रही हूँ, नीचे के 33,333 और 1/3 भाग में वायु, मध्य के 33,333 और 1/3 भाग में वायु और जल दोनों, और ऊपर के 33,333 और 1/3 भाग में सिर्फ जल, सिर्फ जल। अब आपको ये समझ में आ गया, जो ऊपर का 33,000 भाग जल है बराबर उसके नीचे तो वायु है ही, वायु जल मिश्रित, इसके नीचे और वायु है। तो अब वायु ये सारे जल के ऊपर से बाहर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? बराबर करेगा, करेगा। तो जैसे ही ये वायु बाहर आओ अभी मैं कलश में भी बताती हूँ आपको। यही चीज अगर हम पिक्चर के साथ देखेंगे ना तो मजा आएगा। आओ यही कलश में आओ, देखो, आओ। मान लो कि ये आपका 1 लाख योजन वाला कलश है, उसके 3 भाग किए, नीचे के 33,333 और 1/3 भाग में सिर्फ वायु, देखो ये कलर अलग है, यहाँ सिर्फ वायु का एक योनि है। यहाँ पे वायु योनि होने के कारण उत्पन्न होता ही रहता है, ये कभी घटेगा नहीं। इसके ऊपर के 33,333 तक वायु और पानी दोनों है, तो नीचे का वायु बाहर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो परपोटे होंगे। देखो हो रहा है, हो रहा है। इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी कोई पंक्चर करे ना, टायर वाला टायर पंक्चर करता है ना, तब आप उस पे बाजू में खड़े होके उसको देखो, उसको टायर में पंक्चर कहाँ है वो चेक करने के लिए वो क्या करेगा पता है? पूरे टायर में फिर से हवाई भरेगा ट्यूब में अंदर, उसको पानी के अंदर डालेगा ताकि वो हवा कहां से बाहर आ रही है उसको मालूम पड़ जाए। अगर इतने पानी के अंदर आपने पंक्चर वाला टायर डाला ना, तो जहां पे होल होगा ना वहां से हवा बाहर आएगी और वो पानी के ऊपर से बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके ऐसी हवा बाहर आएगी। आपको ये भी एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आप खाली घड़ा पानी के अंदर डाल रहे हो, तो जब डाल रहे हो ना तभी भी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके आता है, क्योंकि हवा ही बाहर आती है। अंदर घड़े, खाली घड़े में जो हवा है ना वो बाहर आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? पानी के नीचे या पानी के साथ हवा का मिश्रण होगा ना, तो वो बुड़बुड़ बनके बाहर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये नीचे के 33,000 में सिर्फ वायु, 33,333 में सिर्फ वायु, बराबर उसके ऊपर 33,333 में वायु और पानी दोनों, तो ये आपको परपोटे के रूप में दिख रहा है, और उसके ऊपर में सिर्फ पानी। तो ऐसे पूरा 1 लाख योजन तक के ये कलश भरा है। और मान लो कि उसके बाजू में छोटा कलश है, तो वो भी ऐसे ही 3333, 3333 और 3333, सीधा इसका 10वां भाग, तो वो भी 10,000 योजन, 1 मिनट, वो 1,000 योजन ऊंचा है ना, तो 333, 333, 333, 333 वो वहां तक भरा हुआ है पानी से। छोटे कलश 1,000 योजन का है, तो वहां 333, 333, 333 भरा हुआ है। क्लियर हुआ ये? छोटे कलश होते हैं वहां 333 और 1/3 योजन जानना है सर्वत्र, 333। ठीक है, ये कर्सर मेरा है, यहाँ आपको छोटे कलश में 333 बताया। अब हम आगे जाएंगे, ये कलश के मामले में और जानेंगे। अब होता क्या है वो जानेंगे। चलो अब ये बताया कि यहाँ होता क्या है। अब यहाँ ये होता है कि जब नीचे के दोनों भागों में वायु अपने स्वभाव के अनुसार
नेचुरली कुदरती तौर से 33,333 योजन में वायु है, तो वायु कभी भी हलचल किए बगैर नहीं रहता है। ये तो आप जानते हो ना। वायु कभी भी स्टेबल होता है क्या? वायु स्थिर नहीं रहती। रह ही नहीं सकता। तो जैसे ही वायु हलचल करेगा, ऊपर का पानी भी हलचल करेगा, वायु पानी मिश्रित। और जैसे ही वो वायु पानी मिश्रित, वायु को बाहर निकलना है, क्योंकि वो वायु अत्यंत क्षुब्ध होता है, मतलब वायु को कहीं से भी बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है। वायु के ऊपर छलोछल पानी भरा हुआ है, पानी वायु, तो वायु को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वो वायु क्षुब्ध होता है और वो हलचल करता है। वो हलचल करता है इसलिए ऊपर का पानी भी हलचल होता है। ऊपर का पानी भी हलचल करेगा, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो वायु ऊंचा उछलेगा। नीचे वायु उछलेगा तो ऊपर का पानी भी उछलेगा। उछलेगा कि नहीं उछलेगा? जरूर से उछलेगा। तो ये ऐसे उछलने में ये पानी उछलता रहता है। ये पानी उछलता रहता है। आपको अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि ये पानी उछलता रहता है। तो आप जो समंदर में भरती या ओट देखते हो, वो जब वायु क्षुब्ध होगा तो उछल के पानी बाहर निकलेगा। जब भी वो पानी क्षुब्ध हो नहीं, मतलब शांत हो जाएगा, कुछ समय में शांत हो जाएगा, तो वापस वो भरती बैठ जाएगी। पानी का उछलना, मोजा उछल के बाहर आना और बैठ जाना, आना और बैठ जाना, ये बिल्कुल ये कलश के वायु के कारण हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? समंदर में आपको निरंतर मोजा, भरती और मोजा निरंतर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? कंटिन्यू मिलता है। अब यहाँ एक बहुत महत्व का मुद्दा काम कर रहा है, उस पे ध्यान देना आप। बहुत महत्व का मुद्दा काम कर रहा है, भरती और ओट का। अगर ये वायु के कारण भरती और ओट आती तो पूरे 24 घंटे भरती ओट आती? हाँ या ना? हाँ। मतलब ये हो गया कि 24 घंटे तो कभी भरती आती नहीं है, 24 घंटे तो ओट आती नहीं है। भरती सिर्फ 2 ही बार आती है दिन में, तो 2 ही बार भरती आएगी तो उसका कारण कुछ और होगा ना। अगर ये कारण से भरती ओट आती तो 24 घंटे आनी चाहिए थी, क्योंकि पानी तो 24 घंटे क्षुब्ध होता रहता है। वायु का क्षुब्ध होना, पानी का उछलना, ये 24 घंटे होता रहता है। ये होता रहता है। मोजा दरिया में मोजा 24 घंटे आता रहता है, बराबर। तो मोजा आने का कारण, मोजे उछलने का कारण ये पाताल कलश है। इतना क्लियर हो गया? हाँ। हो गया। लेकिन जो भरती दिन में 2 बार आती है, जल शिखा 16,000 योजन उछलती है। कितनी? 16,000 योजन। 16,000 योजन ऊपर उछलती है। उसका कारण भरती ओट, ये उसका कारण क्या, वो ढूंढना बाकी है। शायद चंद्र। हाँ, चंद्र की कलाएं। तो ये इतना कंट्रोल करता है चंद्र पानी? हाँ, वो तो उसके लिए तो पूरा लेक्चर हो जाएगा एक। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगी, वो आप जरूर सुनिएगा। पूरे चंद्र की कला और उसके ऊपर ही 1 घंटे का लेक्चर। हाँ, जरूर भेजिए। 1 घंटे का लेक्चर। हो सकेगा तो मैं ऐसी कोशिश करूंगी। आप लोग एक दिन जूम पे आ सकते हो? हाँ, आ सकते हैं। सबके पास जूम है ना? है। तो अगला क्लास हम जूम पे लेंगे, क्योंकि वो जो वीडियो है ना, वो इसमें कैसे बताना मुझे समझ में नहीं आता है। इसमें मैं वीडियो बता नहीं सकती, लेकिन जूम पे मैं वीडियो जरूर बता सकती हूँ। हाँ, एक दिन आप डिसाइड करो उस दिन। हाँ, एक दिन अगले क्लास में हम जूम पे आ जाएंगे और जूम से मैं आपको वो वीडियो यूट्यूब से शेयर करूंगी। मैंने यूट्यूब पे वीडियो रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ लाइव देखो और आपको कोई सवाल हो तो आप उसमें से भी बाद में कर पाओ। अब साथ में रहेंगे तो हम पूछ भी सकते हैं ना। हाँ, वो आप पूछ भी सकते हो। और मैं ऐसे ही बोल दूं, हाँ, मैं ऐसे ही बोल दूं कि वो वीडियो आप देख लेना, तो ऐसे मजा नहीं आएगा।
पूरी चंद्र की असर हमारे ऊपर, पानी के ऊपर कैसे हो रही है, हर एक तिथि कैसे बनती है, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो। तो मैं चाहूंगी कि वो हम ऐसे देखें। अगर मेरी कोशिश होगी, मैं अगर उससे पहले उसको अगर ऐसे ही लाइव रिकॉर्ड कर पाई तो फिर आपके डायरेक्ट में ऐसे रख दूंगी रिकॉर्डिंग करके। लेकिन मैं ऐसा चाहूंगी कि उसके बाद के सवाल जवाब भी ये रिकॉर्डिंग में आने चाहिए, बराबर। ठीक है, तो अभी आज तो 8:30 हो चुके हैं। क्लास अभी यहाँ बंद करूं? तिथि यार कैसे हो रहा है वीडियो देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। अच्छा, तुमने वैल्यू कहता था ना। हाँ, तो आज जैसे शुरू हुआ ऐसे 6:45 शुरू करूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ના ના હા, તો શું થયું છે? अच्छा है ना ऊपर से? કેમ કે અત્યારે આ ટાઈમે હવે અમે પેલું ઘરે બધા આવી જાય ને પછી ત્યારે થોડો પ્રોબ્લેમ થાય. હા, એટલે બધાને જ પ્રોબ્લેમ થતો હશે ને? આ તો 6:45 को क्लास शुरू कर ले अगले क्लास से, चालसे ने? ओके ओके, चलो बहुत अच्छा। अगले क्लास से हम 6:45 को ही शुरू कर लेंगे। તો સવા કલાક तो 8, 8:15 को बंद हो जाएगा, 8 बजे तक तो वो बंद हो जाएगा। તો શું છે કે આ લોકો આવે ને એના પહેલા બંધ કરી. हाँ, बस एक टॉपिक है ना, घंटा सवा घंटा चलता है, उतना जल्दी खत्म नहीं होता है। देखो अभी भी ये पेज खत्म नहीं हुआ है, पूरा तिथि का टॉपिक अगले क्लास में जाएगा, बराबर। बस घर તો મારે લાઈટ જતી રહી તો બધું બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા. હા, વાંધો નહીં, રેકોર્ડિંગ જોજે, સરસ થયું છે રેકોર્ડિંગમાં। આજે फ्लावर ने પેલાના પણ ફોટા લઈને મૂકીશ, उसका मैं पिक्चर भी रखूंगी रिकॉर्डिंग। બહુ ગયું. नो वरी, रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो कोई। आप अगर कुछ मिस भी हो गया ना, आपके लिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर क्यों चिंता करते हो? बोलो, मन मर्जी 4 बार देखो एक ही। हाँ, लाइव में मजा आता है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कुछ मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग में भी तो एक ही पार्ट आप 4 बार भी तो देख सकते हो, देख सकते हो ना? હા, એ તો છે. हाँ, હા હા. ठीक है। तो मैं ये सारे इसके कर्णिका के पिक्चर भी मैंने परसों का लिया हुआ है, बहुत क्लैरिटी से है, पिंक कलर का फूल है, वो मैं रखूंगी आज, ठीक है? पिक्चर के साथ रिकॉर्डिंग में रखूंगी। चलो तो फिर अभी बंद करें। ઝૂમ પર ને મેં. हाँ, झूम पर परसों झूम पर ही ले लेंगे हम, झूम पे ही वो मैं आपको रिकॉर्डिंग लाइव करूंगी। बीच में कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछूंगी भी, स्टॉप करके फिर से ऐसे पढ़ेंगे तो मजा आएगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग ही, ठीक है? મને તો ઝૂમ પર જ બહુ મજા આવશે. हाँ, झूम पे क्या है, वो यूट्यूब से लाइव में रिकॉर्डिंग बता पाऊंगी, इसलिए अब झूम पे ऐसे बुक नहीं खोल पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। झूम पे ना आपको बुक से नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए रोज तो यही करेंगे, लेकिन कल के दिन मैं रखूंगी लेक्चर, परसों एक लेक्चर ऐसे करेंगे, परसों, ओके? ઓકે, ઝૂમનો આઈડી કરવું પડશે. झूम નો આઈડી તો છે જ, હું મોકલાવીશ, તમે ઝૂમ ડાઉનલોડ કરી લેજો બસ। તો છે. હા, ઝૂમ નો આઈડી હું મોકલાવી દઈશ, જય જિનેન્દ્ર. ઓકે। જય जिनेन्द्र, नेत्रा की दुबे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। હા, જો સાતામાં આવી જાય. કમળની કેવી હાલત થઈ ગઈ, એ જ કહું છું। હા. પણ આમ કેવું સરસ છે, જો કર્ણિકાની જેમ ભગવાને કીધું છે, તો આખું જંબુ દ્વીપ, અઢી દ્વીપ, કર્ણિકા, કમળની કર્ણિકા જેવો ગોળ, બોલ બધું કેવું ક્લેરિટીથી મળે છે ને। ભગવતી સૂત્રમાં આ પાઠ કીધો કે જંબુદ્વીપ આવો છે, હવે આને આપણે થાળી જેવો માનીએ, ચપ્પટ માનીએ, કેવી રીતે ચાલે? કેવી રીતે ચાલે બોલ? સાહેબ એટલે માની ગયા, હા, સાહેબ પોતે માની ગયા। સાહેબ બોલ્યા પણ ખરા કે બેન થેન્ક યુ વેરી મચ, ખાસ તમારો આભાર કે તમે આ બધું મને શીખવાડ્યું, બોલ। હવે માની ગયા છે એ કે લોકોને આપણે ના સમજાવી શકીએ, પણ વાત સાચી છે કે આ મુદ્દો આમ જ છે।
થશે તો ક્યાંક. હા મેં કીધું ધીરે ધીરે તમે સમજ્યા છો ને, તમે બીજા 100 ને સમજાવશો ને, તમે બીજા 100 ને સમજાવશો ને, આજે એક સમજ્યા કાલે 100 સમજશે, પરમે લાખ સમજશે 10 વર્ષ રહીને. બસ એનાથી વધારે કઈ જોઈતું જ નથી આપણે. શું આમે બદલાવ ત્યાં જ લાવવાનો છે, લોકોમાં નહીં. એમણે પાછા બીજા 2-3 જ ભણાવે છે ને, એ સાહેબ જોડે બી સંપર્ક કર્યો. હો, જેટલા ભણાવે છે ને 2-3, કોઈ ઈરલાવાળા ભાઈ છે એને બોલાવ્યા, એને પણ બતાવ્યું. હા, એમને પણ બતાવ્યું કે ના એ તો નહીં, એના પછી બોલાવ્યા. હમણાં આ બધા જવાબ મળી ગયા પછી કે આ તો આવી રીતે તો સાચું સાબિત થાય છે, તમે આને કેવી રીતે ગણશો એમ. એટલે હવે શું થશે? ના એ તો ભાઈ બોલ્યા હશે. એટલે હવે શું થશે? હવે લખાણ સાથે ચોપડી આપશું ને, પછી હવે આ ચંપકભાઈ સર છે એમ બધા જેટલા સર છે ને એ લોકોને કહેશું. એ લોકોએ જો આ બદલાવને સ્વીકારી લીધો ને, શ્રાવકોએ સ્વીકારી લીધો ને દક્ષા, પછી બહુ સહેલું થઈ જશે. બરાબર છે. પછી તો પેલા શું થાય, નવા ભણવા વાળા જ બદલાઈ જાય. આ સાહેબ ને છે ને હજુ 5-7 વર્ષ આ લોકોથી જોડાયેલા રહેવું જ પડે ને. ના એ તો હવે હું તો મારે એવો વિરોધ જોઈતો જ નથી બેન, મારે બળવો જોઈતો જ નથી. જો સાચું કહી દઉં, મને કોઈ બળવો જોઈતો નથી. હવે શું થશે, આપણે નથી સમજાવી શકતા પણ સાહેબ સમજાવશે. સાહેબો હવે બધા ભેગા થશે ને, આ નતા ભેગા, એમને નથી ખબર ને તો એ લોકો આ ડિસ્કસ કરતા હતા. બરોબર, આ સાહેબ હવે એને ખબર પડી છે તો બધા ભેગા થશે ત્યારે એ 100% આ ટોપિક ડિસ્કસ કરશે જ. હવે હવે આ જ ચર્ચાઓ થશે અને ભગવતીના પાઠ બસ આ જ થશે. અને ભગવતીના મૂળ પાઠમાં આ નીકળશે તો પછી ક્યાં એ લોકોને ચિંતા છે? હવે ભગવતીના મૂળ પાઠમાં આ બધું છે, પછી ક્યાં બધી ચિંતા થવાની? મૂળ પાઠમાં જ છે. રત્નપ્રભાની ઉપર અવકાશાંતર છે જ, અને અવકાશાંતર જ્યાં બી છે ત્યાં અસંખ્યાત યોજન જ છે. અવકાશાંતર ક્યાંય થોડું નથી. સારું છે, ઘણું બધું મળી રહ્યું છે. બસ એટલે અવકાશી અંતર હોય એટલે એ ખેંચી લે ને આ વસ્તુ બધું. અવકાશ અંતર એટલે શું? તો કે એ ખતમ કરી નાખે, ખેંચી ના, બ્લેક હોલ જેવું. એની અંદર જે વસ્તુ ગઈ એ વસ્તુ અકબંધ રહે જ નહીં, એ વસ્તુ પાછી આવવાની જ નથી એમ. આ બ્લેક હોલમાં એ લોકો એ જ કે છે ને કે ક્યાં જતું રહે છે એ જ નથી ખબર પડતી વસ્તુઓ. અને આકાશ એ શું છે, લોકાકાશ એ શું છે? લોકાકાશ અલોકાકાશ જેમ ઓપોઝિટ થયું ને એમ આકાશ અસ્તિકા એનું ઓપોઝિટ કશું જ નથી. આકાશ અસ્તિકા એ શું છે? બધાને પોતાની અંદર સંગ્રહ છે. અને આકાશનો ઓપોઝિટ અવકાશ, આકાશનો ઓપોઝિટ જ અવકાશ. માનનો ઓપોઝિટ અપમાન. એટલે અવ શબ્દ છે ને ઓપોઝિટ માટે છે. આકાશ એ બધાને પોતાની અંદર રાખે, બધાને સંગ્રહે. અવકાશ બધાને બહાર કાઢી નાખે. અવકાશ એની અંદર કોઈને આવવા નહીં દે. એટલે જ પેલા બે પાણીનું લેયર ને હવાનું લેયર જુદું રહી શકે. આપણા શરીરના બધા ઓર્ગન કેમ એકબીજા સાથે ચોંટતા નથી? કારણ કે એમાં બી વચ્ચે અવકાશ છે, જગ્યા છે. આજે 10 પ્રકારના વાયુ છે. શું છે? પાન, અપાન, ઉદાન, સમાન, એ બધું શું છે? વાયુ. આ વાયુ જ છે ને કે જે એકબીજાની વચ્ચેની જગાને રોકે છે, બંનેને અલગ રાખશે. નહીં તો આટલા નાના પેટમાં આટલી બધી વસ્તુ અંદર અથડાઈને ચોંટે એવું ન બને, એવું બને. એટલે અવકાશ અને આકાશમાં ફરક છે. આકાશ બધાને સંગ્રહે છે, જ્યારે અવકાશ બધાને કોઈને સંગ્રહતું નથી એમ. અવકાશ અંતર એટલે હવે વચ્ચેના ભાગમાં એવું અંતર છે કે જ્યાં કોઈ વસ્તુ સંગ્રહવાની નથી. એટલે ઉપરની વસ્તુ અને નીચેની વસ્તુ બે ભેગી થતી નથી.
પછી આપણને તો એમાં છે ને પાણી ને વાયુ તો ભેગું જ થઈ જાય. થઈ જ જાય ને. તમે ક્યાંય બી પાણી આમ ખાલી ગ્લાસમાં તો હવા તો છે જ, એમાં તમે પાણી નાખશો તો હવા બધી બહાર આવી જશે. પણ એના માટે એક ઉદાહરણ છે, મશક બનાવવાની, મશકમાં હવા ભરવાનું, પછી આમ વચ્ચેથી એને દોરી બાંધી દે. આજે પેલી બાંધણી કેવી હોય એવી રીતે. બાંધણીમાં કેમ વચ્ચેનો કલર અલગ રંગાય, પછી તમે એને આખા કલરમાં નાખો તો એ બધામાં રંગાય છે ના, પેલો દોરો બાંધેલો છે તો. એવી રીતે મશકને વચ્ચેથી દોરી બાંધી દો, પછી ઉપરથી બધી હવા કાઢી નાખો, પછી એમાં પાણી ભરો, તો હવે નીચેની હવા અને ઉપરનું પાણી બંને જુદું જ રહેશે. જય જીરેન્દ્ર, अब अगली क्लास में मिलेंगे.